अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस पहुंच गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका भाषण चल रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ देर सुन लेते हैं। The United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. आपने सुना, फिर ग्रीनलैंड और फिर डेनमार्क की बात कर रहे थे। दिन रात आजकल डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना देख रहे हैं। इस समय दावोस में भाषण दे रहे हैं। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने यूरोप को धमका दिया है। ट्रंप ने क्या बड़ी बातें कही हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं यूरोप को प्यार करता हूं, लेकिन यूरोप सही दिशा में आगे नहीं चल रहा है, धमकी दे रहे हैं। अमेरिका तेजी से विकास कर रहा है। अमेरिकन मेरे काम से बहुत खुश हैं, अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अमेरिका खुश तो दुनिया खुश। अमेरिका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी, अपने आप को सर्टिफाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त WEF में डावोस में भाषण दे रहे हैं। डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर इस वक्त दुनिया की निगाहें लगी हैं। डावोस का तापमान इस वक्त -9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी से यहाँ का कूटनीतिक तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है। वैसे तो ये मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। दुनिया भर के नेता यहाँ साथ बैठकर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर संवाद करते हैं। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम भी है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी एक संवाद की भावना। थीम की भावना में भले ही संवाद झलक रहा हो, लेकिन आज डावोस संवाद नहीं, ग्रीनलैंड पर विवाद को लेकर चर्चा में है, ट्रंप के रवैये को लेकर चर्चा में है। कुल मिलाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच अमेरिका और यूरोप के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड पर सिर्फ यूरोप ही अमेरिका को नहीं घेर रहा, बल्कि आधे से ज्यादा अमेरिकन भी इसके खिलाफ है। अमेरिका के 3 गवर्नर्स ने ट्रंप के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन फिर भी ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और वो बयान जिस तरीके से दुनिया में अशांति फैल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए यूरोप या किसी भी महाशक्ति से टकराने के मूड में है और पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन ये अचानक नहीं है। करीब 200 सालों से अमेरिका ग्रीनलैंड को हड़पने की फिराक में है। नॉर्वे और डेनमार्क के बीच 434 साल पुरानी राजनीतिक संधि टूटने के बाद से ही अमेरिका की नजर इस पर गड़ी हुई है। 1814 की कील संधि में डेनमार्क के हाथों से नॉर्वे निकल गया था, लेकिन ग्रीनलैंड उसके पास रह गया। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका महाशक्ति के तौर पर उभरा और ग्रीनलैंड पर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन रूस और चीन की बढ़ती शक्ति के बाद एक बार फिर ट्रंप को ग्रीनलैंड का दौरा पड़ने लगा। एक तरफ चीन और रूस की जुगलबंदी से अमेरिका दहशत में है, तो दूसरी तरफ यूरोप भी ग्रीनलैंड की राह में अमेरिका का अब रोड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब 2 महाशक्तियों के बीच जंग का रूप लेने लगी है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। ग्रीनलैंड में विरोधी की दीवार गिराने के लिए हमेशा की तरह ट्रंप ने पहले टैरिफ का हथियार चलाया। फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसे बढ़ाकर 25% तक करने की धमकी भी दे डाली है। लेकिन फिर भी यूरोप अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी का जवाब विश्व आर्थिक मंच से जमकर मिला है। सवाल है कि क्या 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा कर पाएंगे? क्या ग्रीनलैंड वेनेजुएला पार्ट 2 होने वाला है, या फिर यूरोप ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेर देगा? ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड पूरा होगा या नहीं, यह कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। सवाल यह भी है कि अगर टेंशन बढ़ी तो क्या ग्रीनलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है? लेकिन इन सबके बीच पुतिन की चुप्पी भी कई सवाल पैदा कर रही है। क्या यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप में कोई डील हो चुकी है? क्या पुतिन एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं? रूस को यूक्रेन भी मिल जाए और नेटो भी टूट जाए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच इस जुबानी जंग में सबसे बड़ा खतरा नेटो के एग्जिस्टेंस पर मंडरा रहा है। और इसी को लेकर डावोस रवाना होने से पहले पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से सवाल पूछ लिया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, आइए सुनिए। To take control of Greenland is the ultimate breakup of the NATO alliance. Is that a price you're willing to pay? You mean the breakup of it's very the interesting NATO question. alliance? So I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way.
अब आपको सुनाते हैं कि कैसे ट्रंप ने डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से यूरोप को धमकाया है। Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way, in a very negative way. And I love Europe and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. ट्रंप अपनी जिद पर, अपनी मनमानी पर अड़े हैं। दुनिया इस वक्त एक अजीब से तनाव से गुजर रही है। बात करते हैं अगली कहानी की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और आगामी चुनाव को देखते हुए भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में ढाका के अलावा चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलट में भी भारत के राजनयिक तैनात हैं। यह फैसला भारतीय दूतावास पर हमले की आशंकाओं और सुरक्षा चिंताओं के बीच लिया गया ताकि राजनयिकों और उनके आश्रितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश में अगले महीने 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है। चुनाव के पहले एक बार फिर हिंसा की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात डिप्लोमैट्स के परिजनों को वापस हिंदुस्तान बुलाने की सलाह दी है। हालांकि दूतावास काम करता रहेगा। आपको याद होगा जब 17 दिसंबर 2025 को ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथी भीड़ ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर उच्चायोग में घुसने की कोशिश की थी। प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। दरअसल अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही भारत के राजनयिकों को परिवार नहीं ले जाने की सलाह दी जाती थी। अब अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश एक और ऐसा देश बन गया है जहां पर भारतीयों के लिए और खासकर परिजनों के लिए, जो डिप्लोमेट्स के फैमिलीज हैं, उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल 12 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। वो लगातार हमने रिपोर्ट भी किए हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं जिनके लिए कल से प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका जताई जाती है, पॉलिटिकल रिटॉरिक्स होते हैं, बयानबाजी होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार बढ़ती हिंसा को देखते हुए चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले का यह खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में हिंदू फिर निशाने पर आ सकते हैं। बीते एक महीने में आपको याद दिलाएं, 9 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में अलग अलग वजहों से हो चुकी है। अगस्त 2024 की हिंसा के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े। दंगों के दौरान भीड़ ने बड़ी मात्रा में हथियारों को लूटा था। भीड़ ने पुलिस के 15% हथियार और 30% गोला बारूद तक लूट लिए थे। करीब 6000 हथियार और 6.5 लाख गोलियां भी उस वक्त लूट ली गई थी। अब लूटे गए हथियारों से बांग्लादेश चुनावों में हिंसा की आशंका बढ़ गई है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरस्वती पूजा, जो कि परसों है, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ऐसे में अगर हिंदुस्तानी पब्लिक वहाँ रहती है, हिंदुस्तानी पब्लिक के डिप्लोमेट्स की फैमिली वहाँ रहती है और सरस्वती पूजा का आयोजन होता है, तो वो कहीं निशाने पर ना आ जाए। इन्हीं बातों को देखते हुए भारत ने अपनी फैमिलीज़ को, डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को वापस बुला लिया है। तो सपा के सांसद के बयान ने खलबली मचा दी है सियासत में। क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी के पतंग का मांझा कई सियासी दलों के गले में जाकर अटक गया है? क्या बिहार और मुंबई में ओवैसी की पार्टी की सफलता ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को चक्रव्यूह में फंसा दिया है? ओवैसी के चक्रव्यूह में कौन कौन घिर गए? ध्यान से देखिए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी। क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ रहा है और विपक्षी पार्टियों का मजबूत किला ढह रहा है? क्या सच में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी में जुड़ने जा रहे हैं? ऐसे सिग्नल के सामने आते ही ओवैसी राहुल गांधी के गुरु रहे दिग्गी राजा के टारगेट पर क्यों आ गए? बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM भारत के मुसलमानों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या TMC का विकल्प बन गई है? 2026 में, यानी कुछ महीनों के बाद, अब से 3 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव है। 2027 में यूपी में उसके बाद सबसे बड़े सूबे का चुनाव होना है। बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, बीजेपी अभी से आक्रामक हो चली है, फ्रंट फुट पर खेल रही है, एग्रेसिव बैटिंग कर रही है। तो भाई ओवैसी मुस्लिम वोटरों में बिहार के सीमांचल और महाराष्ट्र के कई सारी महानगर पालिकाओं में जीत को हवा बनाकर AIMIM की पतंग को ऊंची उड़ान देने में जुट गए हैं। सुनिए कैसे ओवैसी ने पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देने का ओपन चैलेंज दे दिया है तमाम उन लोगों को जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा
खैरख्वाह कहते हैं। कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक को साधने का तीर चल गया तो बंगाल से लेकर यूपी तक का सियासी घमासान एक नया रंग ले लेगा। मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होगा और ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या इसी वजह से अखिलेश यादव के सांसद रमाशंकर राजभर ने ओवैसी की पीडीए में एंट्री के संकेत दे दिए हैं? सुनिए अखिलेश के सांसद। ये एमआईएम भी चुनौती बन गया आप लोगों के लिए। बीएमसी और बिहार के रिजल्ट के बाद आजमगढ़ में नया कार्यालय खोल दिया उन्होंने। देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। सांसद जी फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आगे साथ उसका स्वागत किया जाए। सुना आपने, बार बार पूछा गया, राजभर साहब से एक बार भी इनकार नहीं किया कि ओवैसी का नाम या एमआईएम का नाम नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रमाशंकर राजभर के इस बयान के सामने आने के बाद यूपी की सियासत में एक तरीके से पिछले 24 घंटे में भूचाल आ गया है। कल अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। 2027 में होने जा रहे, यानी अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है और उसके बाद उनके सांसद ने ओवैसी के पीडीए में शामिल होने की जरूरत की तरफ इशारा किया है। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव खत्म हुए। दोनों ही जगह पर ओवैसी की पार्टी को उम्मीद से बड़ी जीत मिली। बिहार में ओवैसी को तो इतनी बड़ी जीत मिली कि मुख्य विपक्षी की बहुत बड़ी हार हो गई। आरजेडी का MY फॉर्मूले को ओवैसी ने फेल करके रख दिया। सीमांचल इलाके में मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है। उसके बाद बिहार के बाद महाराष्ट्र समेत, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई नगर निकाय चुनाव हुए, वहां पर भी AIMIM को एक बड़ी ताकत मिली, बड़ी सफलता मिली। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में कुल मिलाकर 125 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें MIM जीती, मालेगांव में 21 सीटें जीती और शोलापुर में 8 सीटें मिली। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक कहीं ज्यादा है, यानी मुसलमानों की बहुलता वाला ये इलाका है। और ओवैसी के साथ नौजवान नेताओं की फौज इसीलिए अब जुड़ती जा रही है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। सुनिए, ठाणे के मुमरा से 22 साल की उम्र की ओवैसी की पार्टी से नई पार्षद बनी सहर शेख कौन सा रंग दे रही है। असल में कहा तो यह जा रहा है कि ओवैसी को मिलती सियासी बढ़त के चलते अब असल लड़ाई विपक्ष के अंदर शुरू हो चुकी है और वो लड़ाई है ओवैसी के साथ या फिर ओवैसी के खिलाफ, कहां रहा जाए। यही वजह कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ओवैसी की जरूरत का इशारा सामने आया तो कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ओवैसी और आरएसएस के मेलजोल की दलील के साथ सामने आ गए। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल
लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं AMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ना हिंदुओं को खतरा है ना मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है?